नमस्ते किसान भाइयों। मैं अमोल पाटिल, आपका शुभचिंतक, आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले तो अष्टमी की सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल विजयादशमी है, दशहरा है। दशहरे की भी आप सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से और पाटिल बायोटेक परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम गन्ना इस फसल के बारे में जो पिछले वेबिनार में हमने देखा था, उसका आगे का पार्ट, आगे का जो पोर्शन बाकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले फेसबुक लाइव में हमने देखा था कि गन्ने का बीज प्रक्रिया कैसी की जाए, गन्ने का प्लांटेशन मेथड कैसा होना चाहिए, 1 एकड़ में 50,000 माइलेबल केन हमें चाहिए, उसके लिए हमें डिस्टेंस क्या लेना है, इसके बारे में हमने ढेर सारी बातें की। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वेबिनार में, पिछले लाइव में साझा की। साथ ही साथ जो ज़रूरी सलाह थी पिछले हफ्ते की, वो हमने तुअर के बारे में हो, चना के बारे में हो, मिर्च के बारे में हो, उसके बारे में हमने जानकारी आप लोगों से साझा की। दोस्तों, आज प्लांटेशन गन्ने का हो गया, वैरायटी कौन सा सिलेक्शन करना है ये हमने देख लिया, किस तरीके से हमें गन्ना लगाना है, क्या क्या हमें सावधानी वहाँ पे लेना है, गन्ने का बीज का जो सीड ट्रीटमेंट है वो हमें कैसा करना है, सारी चीज़ों पे हमने पिछले लाइव में आपके सामने बातें रखी। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह में व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके मुझसे ये जानने की कोशिश की, या उनकी ये डिमांड रही है, मांग रही है कि सर गन्ना लगा के अभी 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। किसी लोगों को, कई ऐसे किसान हैं जिनको अभी गन्ना लगाना है, आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, जनवरी तक, फरवरी तक खास करके महाराष्ट्र में गन्ना लगने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की एक ही डिमांड थी कि हमें टोटल शेड्यूल दिया जाए, कब कौन सा खाद डालना है, कितना डालना है, क्यों डालना है, कैसे मिक्सचर करना है, कौन से रोग है जिनके बारे में हमें क्या सावधानी बरतनी होगी, या हमें क्या स्प्रे लेना होगा। ऐसे कई सारे, ढेर सारे सवाल मैंने व्हाट्सएप पे देखे जो लोगों ने पूछे। तो दोस्तों, आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप लोगों को गन्ना लगाने से लेकर गन्ना निकलने तक जो कुछ फर्टिगेशन शेड्यूल है उसके बारे में बात करूं, क्योंकि आज तक जितने भी टेक्नीशियन है, जो कोई लोगों को गाइड करते हैं, तो हर वीक का, हर महीने का या 1 सप्ताह का गाइडेंस लोगों को मिलता है। उस टाइम में जो कुछ ज़रूरतें किसानों को होती हैं, जो फील्ड में तकलीफ दिखने को मिलती है, कोई पेस्ट हो, डिसीज हो, उनके बारे में सॉल्यूशन दिया जाता है। खास करके बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो बहुवार्षिक फसल है, यानी जो फसल कम से कम 2 साल में या 3 साल में आने वाली है, ऐसी फसल को सिर्फ 1 हफ्ते का काम करके या 1 महीने का काम करके हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, या अच्छा यील्ड हमें नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों 100 टन गन्ना अगर टारगेट करना है, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से पूरे प्लानिंग के साथ हमें काम करना पड़ेगा, फर्टिगेशन में भी और पेस्ट और डिसीज कंट्रोल में भी। अगर हम प्लांटेशन मेथड में गड़बड़ करते तो भी उत्पादन पे असर पड़ेगा, वैरायटी सिलेक्शन में गड़बड़ करते तो भी उत्पादन पे असर पड़ेगा, फर्टिगेशन में अगर हम अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा उत्पादन पे असर पड़ेगा, और अगर हम पेस्ट और डिसीज कंट्रोल नहीं कर सके तो भी उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने लास्ट वेबिनार में भी आपसे कहा था कि किसी भी फसल को अगर हमें सक्सेस पाना है, किसी भी फसल में हमें अच्छी तरह से उत्पादन अगर लेना है, तो 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे हमें काम करना होगा, जिसमें से वैरायटी सिलेक्शन एक बहुत जरूरी बात है, प्लांटेशन मेथड, लगाने का तरीका एक बहुत जरूरी बात है, फर्टिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसपे हमें खास करके गन्ने में, केले में, ऐसे फसलों में बहुत अच्छी तरह से काम करना होगा।
पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि पेस्ट और डिसीज, कई पेस्ट ऐसे होते हैं, कई डिसीज ऐसे होते हैं कि जो गन्ना फसल हो या केला हो या टमाटर हो या आलू हो या जिंजर हो, टर्मरिक हो, जिसमें 100% तक नुकसान हो सकता है। और वाटर मैनेजमेंट, तो इसमें से सीड ट्रीटमेंट, प्लांटेशन मेथड और वैरायटी सिलेक्शन, इन 3 चीज़ों पे हमने बात की है। और आज हम 2 चीज़ों पे महत्वपूर्ण बात करेंगे। इसमें मैं कई सारे टेक्निकल बातें या जिसे बहुत ही हाईफाई तरीके से आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन पूरा वेबिनार देखने के बाद या पूरा लाइव प्रोग्राम देखने के बाद आपके मन में अंततः एक ही सवाल बचेगा कि सर करें तो क्या करें, क्या खाद डाले, क्यों डाले, कब डाले, कैसे डाले, इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, न्यूट्रिएंट की जरूरत फसल को कब होती है, क्यों होती है, इन सारी चीजों के बारे में पिछले कई वेबिनार में, पिछले कई फेसबुक लाइव में हम बात कर चुके हैं और मैं आपको उसकी टेक्निकल चीजें भी समझा चुका हूं। लेकिन आज मैं डायरेक्ट आपको आउटपुट बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस रास्ते से हमें जाना है, हमें क्या करना है, उसका पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप मुझे अभी लाइव देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि आप कम से कम आने वाला आधा पौन घंटा शांति से कागज और पेन, डायरी और पेन साथ में रखें और जो चीजें हम यहां आपको बताएंगे वो आप नोट डाउन करें, वो लिखें, ताकि आप उन चीजों को आपके खेत में, आपके गन्ने के फसल में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे गुजरात का किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र में से पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, खानदेश हो, कहीं भी गन्ना हो, सब जगह पे इस फर्टिगेशन शेड्यूल के ट्रायल करके ही मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं या जो अभी बता रहा हूं। दोस्तों, गन्ना 1 एकड़ में 100 टन अगर हम टारगेट करते हैं तो लगभग आप मान लीजिए कि 100 क्विंटल उत्पादन हमें 1 एकड़ खेत में से लेना है। देखिए दोस्तों, कोई ऐसी फसल नहीं जो इतने बड़े पैमाने पे मटेरियल या उत्पादन अपने खेत में से बाहर फेंकता है या बाहर निकालता है। जब इतना सारा उत्पादन 1 एकड़ खेत में से बाहर निकलेगा, उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं कि जैसे गेहूं है, 1 एकड़ में 15 क्विंटल 20 क्विंटल बाहर निकलेगा, कपास है 10 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल बाहर निकलेगा, मक्का है 30 क्विंटल 40 क्विंटल 50 क्विंटल बाहर निकलेगा। लेकिन 100 टन माने बहुत बड़ी अमाउंट होती है या बहुत बड़ा वजन होता है जो आपके 1 एकड़ खेत में से मटेरियल इतना बाहर निकलेगा लगभग 10 से 12 महीने में। तो ये बात जाहिर है कि इतना उत्पादन देने के लिए, उस फसल को खाने के लिए एक संपूर्ण पोषण, एक बैलेंस, संतुलित आहार की बहुत जरूरत है। अगर फसल के इस आहार को हम संतुलित नहीं कर पाए तो 2 चीजें होंगी। एक तो पहला उत्पादन कम आएगा और दूसरा जमीन की जो क्वालिटी है, खेत की जो क्वालिटी है वो बिगड़ेगी, आपका पीएच डिस्टर्ब होगा, सॉइल में बैक्टीरिया कल्चर खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई पिछले सालों में हर स्टेट में हर वैरायटी पे काम करने के बाद ये परफेक्ट शेड्यूल हमने यहाँ पे बनाया है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ ऐसे सवाल है जिसके बारे में लोग इस वेबिनार में हमसे जवाब जानना चाहते हैं। उसके बारे में कई सारे लोगों ने मुझे और हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स को व्हाट्सएप पे या फोन करके इन सवालों का जवाब पूछा है। ऐसे कुछ चुनिंदा 4-5 महत्वपूर्ण सवाल है। पहले 10 मिनट के सेशन में मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तब तक आप डायरी और पेन आपके साथ जरूर रखिए और जितना हो सके उतना आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पिछले 2-3 वेबिनार में, 2-3 लाइव में मिर्च के बारे में मैंने बहुत लोगों के साथ बात की, बहुत लोगों को हमने सलाह दी, बहुत फील्ड में पिछले 10 दिन में मैं घुमा हूं। मैं कम से कम महाराष्ट्र में 100 ऐसे फार्मर हैं जिनके खेतों में मैं खुद गया हूं और मैंने फेसबुक पे उसके बारे में कई पोस्ट भी, कई फोटोग्राफ्स भी शेयर किए। पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान के माध्यम से मिर्च में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी किसान भाइयों को मिली है। पिछले 3 दिन से थोड़ी सी रेट डाउन है, लेकिन अगर पिछले 15-20 दिन का हम देखें तो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक मिर्च के रेट है। और हमारा ऐसा अनुमान है कि
आने वाले सोमवार से मिर्च में और तेजी देखी जाएगी। अगर मिर्च में तेजी मिलती है और किसान भाइयों को 40-50 रुपए का भी रेट अगर मिलता है, 1 एकड़ में 10-15 क्विंटल का भी अगर एक पिकिंग आ जाता है, एक हार्वेस्टिंग आ जाता है, तो 1 एकड़ में से किसान भाइयों को 40,000 से लेके 50,000 रुपए तक का उत्पादन मिल सकते हैं। और लास्ट में ऐसे 2 हार्वेस्टिंग या 3 तोड़े अगर किसान भाइयों को आ जाए तो पिछले पूरे 6 महीने का या पूरे साल भर का उसके पास जो फसल 10 एकड़ में फसल होगी उसका जो लागत है वो पूरा निकल आएगा। और इसीलिए दोस्तों हमने किसान भाइयों को 2 स्प्रेइंग और 2 ड्रिंचिंग का एक बहुत ही कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था, जो लगभग पिछले 15 दिन में महाराष्ट्र में सैकड़ों किसानों ने अपनाया और सैकड़ों किसानों ने मुझे हमारी तारीफ की। उसका रिप्लाई हमें दिया कि सर हमारे खेतों में हमें बदलाव दिख रहा है, कई लोगों के वायरस का जो डैमेज था वो रुक गया, फ्लावरिंग सेटिंग नहीं हो रहा था वो फ्लावरिंग सेटिंग हो गया, जिसका हार्वेस्टिंग 2 क्विंटल 4 क्विंटल पे आ गया था वो 10 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल तक पहुंच गया। ऐसे कई सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स मेरे पास है, वीडियोस मेरे पास है, और कई लोगों के जो रिप्लाई है वो मैंने उनके जो रिकॉर्डिंग थे वो भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। तो मेरी पुनः एक बार आप लोगों से विनती रहेगी कि अगर आप लोगों को अभी मिर्च में लास्ट स्टेज में आपका क्रॉप है, थोड़े भी पॉजिटिव सिम्टम्स आपको दिखते हैं कि आने वाले 15 दिन या 1 महीना मैं इस मिर्च को चला सकता हूं, तो दोस्तों मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप मिर्च में ध्यान दीजिए। अगर आने वाले 15 या 20 दिन में आपको 15-20 क्विंटल भी मिर्ची निकल गई तो भी आपको लाख रुपए का मुनाफा या लाख रुपए का उत्पादन उसमें मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए एक शेड्यूल हमने दिया है, 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग का। कितना भी प्रॉब्लम हो, बस आपको थोड़ा ऐसा लगे कि फ्लावरिंग सेटिंग हो रहा है, कुछ माल भी अगर आपके खेत में आपको मिर्च पे दिख रहा है, मिर्च लगी हुई दिख रही है, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको आपके खेत में बहुत ज्यादा ही समस्या मिर्च के बारे में दिख रही है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है और सारे महाराष्ट्र के जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं हमारे गुजरात के सारे स्टेट के, उनके नंबर्स भी है। आप आपके खेत के लाइव फोटोग्राफ्स या थोड़ा सा 15-20 सेकंड का शूट बेच के आप करेक्ट सजेशन जो सलाह है वो हमसे पा सकते हैं। इसके लिए मेरा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को रहेगा दोस्तों कि आप हमारा पाटिल बायोटेक सर्विसेज ये फेसबुक पेज भी लाइक करके रखिए, वैसे ही यूट्यूब चैनल पाटिल बायोटेक नाम से है उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन पे बटन दबा के रखिए, ताकि फ्यूचर में भविष्य में ऐसे बहुत सारे सलाह है, अहम सलाह जो शायद बहुत कम लोग आपको दे पाएंगे, वो आप तक आएंगी, आसानी से आप तक पहुंचेगी और उसका बेनिफिट आपको आपके खेत में हो सकता है। तो दोस्तों वो सलाह अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि मिर्च में वो सलाह मैं दे पाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे वो सलाह नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें और ज्यादा टाइम निकल जाएगा। लेकिन छोटा सा मिर्च में जो जिन लोगों ने पिछले 15 दिनों में मिर्च के ये जो रेट देखे, 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए किलो मिर्च भी महाराष्ट्र में बिकी गई है। पिछले 15-20 दिन का मैं आपको रिव्यू दूं तो उसको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पे नई मिर्च की प्लांटेशन हुआ है, बहुत सारे किसानों ने नई मिर्च लगाई है। ऐसे सारे किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अभी इसके आगे आप प्लांटेशन बंद कीजिए। सिर्फ मिर्ची को रेट है, इसके लिए अगर आप यहां से आगे मिर्च लगाएंगे तो उसमें आपको नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है। उसकी पहली वजह कि आने वाले 3-4 दिन में पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में ठंड की मात्रा बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी और धीरे धीरे जैसे ही 10-15 तारीख के बाद 10-15 नवंबर के बाद अगर ठंड एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया तो मिर्च का वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगा और वेजिटेटिव ग्रोथ रुकेगा तो कम से कम आने वाले 2 महीनों के लिए रुकेगा, नवंबर, दिसंबर और हो सकता है जिस तरह से बारिश इस साल रही उसी तरह से अगर ठंड भी रही तो जनवरी फरवरी तक आपके मिर्च में आपको वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं मिलेगा। और अगर पौधा ही नहीं बन पाएगा तो फिर फूल और उत्पादन कहां से आएगा।
तो इसके लिए फिर नेचुरली हम और फर्टिगेशन करेंगे और स्प्रे डालेंगे, तो वहां पे नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। इसीलिए दोस्तों मेरी आपको सलाह रहेगी कि यहां से आगे अभी आप मिर्च ना लगाएं। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास शेडनेट है वो मंथ एंड तक ट्राई कर सकते हैं। जिनके पास शेडनेट है, पॉली हाउस है, वो लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिनका ओपन फील्ड है वो लोग ट्राई ना करें। दूसरी चीज, जिन लोगों ने मिर्च लगा दी है वो लोग अभी से दिक्कत में, उनको दो तरह की समस्याएं दिख रही है। पहली समस्या है वायरस, और दूसरी समस्या है कि दोपहर में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जिसको हम सहन नहीं कर सकते, इतना टेम्परेचर दोपहर में हमें दिख रहा है। और अगर इतने टेम्परेचर में मल्चिंग अगर आप लोगों ने आपके खेत में डाला है, तो मल्चिंग में से जो गर्म हवा निकलती है, वो गर्म हवा मल्चिंग में होल बना के वहां जो पौधा लगा है उस पौधे के तने को वो हवा छूती है, और वहां पे वो जो स्टेम है उसका जो तना है वो तना डैमेज होता है। वो एक तो जल जाता है, बर्न होता है, या फिर उसको कॉलर रॉट जैसे सिम्टम्स दिखते हैं और पौधा जो है सूख जाता है और बाद में पौधा गिर जाता है। तो ऐसा दिक्कत अगर कोई फंगल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ गर्मी के वजह से है और जस्ट शुरुआत है, तो वहां पे कोई भी प्लास्टिक का ग्लास जिसको हम यूज एंड थ्रो, चाय वाला ग्लास जिसको हम बोलते हैं, जो पेपर ग्लास होता है, सॉरी प्लास्टिक मैं नहीं कहूंगा, पेपर ग्लास, जो यूज एंड थ्रो के चाय पीने के ग्लास होते हैं, उसको नीचे होल बना के उस पौधे में डाल दीजिए। मल्चिंग पेपर में से जो हवा आती है वहां वो गर्म हवा डायरेक्ट उस पौधे के तने पे ना जाते हुए ग्लास में टकराएगी और कुछ दिनों के लिए हम उस पौधे को उस गर्म हवा से बचा सकते हैं। ये पहला पर्याय है। दूसरा पर्याय, आप कोई भी अच्छा फंगीसाइड जैसे साफ पाउडर हो या कॉपर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन हो या फिर किटाजिन हो या फिर रेडोमिल गोल्ड हो, इसका यूमॉल गोल्ड के साथ ड्रिंचिंग करें। मैं एक सिंपल ड्रिंचिंग आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, जहां पे विल्टिंग की समस्या आ रही है, कॉलर रॉट की समस्या आ रही है, या फिर जो गर्म भाप मल्चिंग पेपर में से निकल के पौधे के स्टेम को डैमेज कर रही है। उन लोगों के लिए अगर आप इस ड्रिंचिंग का सहारा लेंगे तो शायद बहुत अच्छी तरह से आपको कंट्रोल मिल पाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन मैं ये देना चाहूंगा दोस्तों कि 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लू कॉपर या कोसाइड इस नाम से जाना जाता है, मार्केट में अच्छी कंपनियों का मिलता है, वो 30 ग्राम लेना है, 30 से 40 ग्राम। उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप 2 से 3 ग्राम लीजिए और ह्यूमॉल गोल्ड 50 ग्राम लीजिए और डायरेक्ट ड्रिंचिंग करना है। ड्रिंचिंग ड्रिप से नहीं करना है क्योंकि ड्रिप का लैटरल काफी दूर है, अगर आपने मल्चिंग पेपर डाला है डबल लैटरल भी होगा तो पौधे से काफी दूर है, तो आपको पंप से ही यहाँ पे ड्रिंचिंग करना है। और ध्यान रखना कि वो जो सोल्यूशन है, वो जो पानी है वो डायरेक्ट तने पे गिरे, ताकि उस पे जो कॉन्टैक्ट एक्शन उसका जल्द से जल्द हो और जल्द आपको बेनिफिट हो सके। दूसरा, अगर वायरस के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो दोस्तों नए मिर्च जो लगे हैं अभी पिछले 15 दिन में 20 दिनों में, तो दो वजह है। एक तो आपके खेत में सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, बहुत बड़े पैमाने पे है और उसको कंट्रोल करना पहला काम है। इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन स्प्रे का मैं देना चाहूंगा, जिससे आप वायरस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वायरस का जो नुकसान है उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन वायरस कोई ऐसी दवा नहीं है जो क्योर कर सके। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं दोस्तों, ऐसी कोई दवा नहीं जो वायरस के पौधे को टोटली रिपेयर करके उसमें आपको मतलब वायरस वहां से खत्म कर दे, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अगर वायरस है, थ्रिप्स, माइट्स और वायरस की रोकथाम के लिए आपको ये स्प्रे काम में आएगा। एक 15 लीटर की टंकी में सिंगम 303 30 ml लेना है, उसके साथ फॉलीबियन 30 से 40 ml लेना है, अरेना चॉकलेट एक 6 ग्राम की गोली है वो टंकी में एक गोली लेना है, और इसके साथ स्टिकर कंपलसरी ब्लेज 15 ml या कोई भी स्टिकर आप ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्प्रे लेना है ताकि कवरेज मिल सके, हर पत्ते पे ये दवाई जाना जरूरी है। तो दोस्तों मिर्च के लिए मैंने सलाह दी है, जो नया प्लांटेशन है, मल्चिंग में गर्म हवा आ रही है तो वहां पे आप कब डाल सकते हैं। वायरस और सकिंग पेस्ट के लिए मैंने स्प्रे दिया है, और जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है वहां पे 1 एकड़ ड्रिप में से 1919 यानी 19-19-19 3 kg और उसके साथ एक अमरूद ड्रिंचिंग किट
इसको मिला के अगर आप ड्रिंचिंग कर दें तो वहां पे ग्रोथ अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी। तो ये मिर्च में बहुत ही जरूरी सलाह थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। जिन लोगों को अभी हार्वेस्टिंग बढ़ाना है उनको अगर 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग का शेड्यूल चाहिए तो वो दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें या यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा, चने की बुआई जिन लोगों ने कुछ 10% या 15% मैं कह सकता हूं मराठवाड़ा विदर्भ में हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो चने की बुआई बारिश के वजह से रुकी हुई थी। वो लोग अभी धीरे धीरे जैसे ही उनके यहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाएगा, सॉइल में बहुत ज्यादा पानी हो तो बुआई अभी भी ना करें, थोड़ा 5-6 दिन रुक के जमीन को थोड़ा सूखने दें और फिर बुआई करें, ताकि अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी में अगर बुआई कर दी तो वहां पे विल्टिंग की समस्या या जर्मिनेशन की समस्या आपको आ सकती है। और ऐसी समस्या ना आए इसलिए बुआई के पहले चने के दाने को, चने को बीज प्रक्रिया सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी पिछले 2 वेबिनार में हमने जानकारी दी है। आज पुनः एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 एकड़ के सीड के लिए लगभग 30 से 35 किलो सीड के लिए ह्यूमॉल जेली 500 ग्राम, बिल्कुल पेस्ट, जिस तरह से हम दांत ब्रश करते हैं उसको जो पेस्ट आता है उसी तरह का ये पेस्ट आता है। उस पेस्ट को चने के दानों पे हल्के हाथों से लगा दें। 15-20 मिनट छांव में अगर सुखाएंगे तो पूरे दाने पे कोटिंग हो जाएगा। उसके बाद 100 ग्राम बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम उस पे हल्की तरह से, जैसे हम पाउडर डालते हैं उसी तरह से उसको डाल दें और हाथों से मिक्स कर ले, ये टोटली कोटिंग हो जाएगा। फिर आप उसी दिन या अगले दिन ऐसे सीड को बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से जर्मिनेशन और विल्टिंग की जो समस्या है वो 100% आपको आपके खेत में नहीं दिखेगी, टोटली जर्मिनेशन होगा और विल्टिंग की समस्या आपको नहीं आएगी। तीसरा, तुअर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बारिश जो लेट बारिश हुई इसके लिए कई ऐसे किसान हैं जिनको तुअर के खेत में बहुत सारी समस्याएं दिखी। अभी भी फ्लावरिंग नहीं आ रहा है या फ्लावरिंग उतने पैमाने पे नहीं आ रहा है जितना उनको दिखना चाहिए। जिन लोगों को फ्लावरिंग दिख रहा है वहां पे सेटिंग नहीं हो रहा है, ड्रॉपिंग ज्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो तुअर का 3 स्प्रे शेड्यूल जो बहुत जरूरी है, एक सेटिंग के लिए, एक इल्ली के लिए और तीसरा जब दाने भरने का टाइम आएगा तो दाने की वजन, दाने का शाइनिंग, दाने की क्वालिटी आने के लिए, ऐसे 3 स्प्रे शेड्यूल मैंने दिए। कमेंट बॉक्स में उसको डाला है, आप चाहे तो उस शेड्यूल को जरूर फॉलो कीजिए, आपको तुअर में बहुत अच्छा बेनिफिट दिखेगा। 3 ऐसे स्प्रे है, मराठी में उसको तूर फवारणी वेळापत्रक ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा शेड्यूल आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा। अगर आप कमेंट्स में आपको नहीं मिलता है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये शेड्यूल आप ले सकते हैं। चौथा, एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों कि आने वाले अगले लाइव से अगले वेबिनार में केला, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो केले के पौधों के बारे में हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। पाटिल बायोटेक बहुत ही आदर्श तरीके से G9 इस वैरायटी का टिश्यू कल्चर प्लांट्स हम पिछले 3 साल से बना रहे हैं और लगभग सारे स्टेट में हम दे रहे हैं। तो अगर आप लोग केला लगाने का प्लान कर रहे हो तो पाटिल बायोटेक का अगर पौधा आपको मिलता है तो आप जरूर इसकी कोशिश कीजिए, या फिर अगले फेसबुक लाइव में पौधे कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, ताकि लोगों को ये बात पता चले कि पौधे बनाते समय कितनी सावधानता बरतनी होती है। और अगर वो सावधानता जिस भी लैब से, जिस भी कंपनी के आप पौधे लेंगे, उसके यहाँ अगर उतने बारकाई से अगर उन पौधों को बनाया जाता हो तो ऐसे पौधों में CMV जैसा डिसीज है, बंची टॉप जैसा डिसीज है या सिगाटोका जैसा डिसीज है वो आपको नहीं मिलेगा और आपका भविष्य में होने वाला नुकसान आप उसको टाल सकते हैं। तो आपको अगर पाटिल बायोटेक से पौधे चाहिए तो भी आप हमारे सारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूं मेन टॉपिक पे, प्रेजेंटेशन। हम बात करेंगे दोस्तों शुगर केन के शेड्यूल के बारे में। लगाइए ना दोस्तों, अभी आपके पास कागज पेन होगा तो मैं बहुत डीप में ना जाते हुए सीधा क्या करना है
जिन लोगों ने गन्ना लगाया है या लगाने वाले हैं, ऐसे लोगों ने कौन सा खाद डालना है, क्यों डालना है, उसमें क्या पेस्ट आएंगे, डिसीज आएंगे, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। आपको स्क्रीन पे स्लाइड्स दिख रहे होंगे। मैं पहली बार ये स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग उसको लिख सको और वो सारी जानकारी आप नोट डाउन कर सको। दोस्तों, सबसे पहले हमने डिस्टेंस 4x2, 4x1.5, 4.5x1.5 या 4x1, 3-4 डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी। लेकिन उसके पहले जमीन में अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद हो या फिर सेंद्रीय खाद हो, जो भी खाद हो, कम से कम 2 टन 4 टन अगर आपको अवेलेबल है तो आप गोबर खाद का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपके यहाँ व्हाइट ग्रब की समस्या है, व्हाइट ग्रब यानी नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो उसको सफेद लट कहते हैं और महाराष्ट्र में, मराठी एरिया में उसको हुमनी कहते हैं। तो अगर आपको व्हाइट ग्रब की, हुमनी की या सफेद लट की समस्या आपके खेत में है तो आप बाग में कितना भी केमिकल यूज करेंगे तो भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको 15 दिन के लिए सिर्फ कंट्रोल मिलेगा, कितना भी अच्छा केमिकल आपके पास हो। लेकिन अगर आप इसको जैविक मेथड से कंट्रोल करेंगे तो इसके कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। टर्माइट्स आपके खेत में कंट्रोल होंगे, दीमक जिसे कहते हैं, व्हाइट ग्रब यानी सफेद लट वो आपको कंट्रोल होगी, केचुओं को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, जो आपके दोस्त है उनको उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए हुमनासुर नाम की ये दवा है, 3 किलो की ये पाउडर है, इसमें मेटाराइजियम एनिसोप्ली बैक्टीरिया है। गोबर खाद, सिर्फ गोबर खाद या फिर केचुओं का खाद आपके पास है या सेंद्रीय खाद जिसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके साथ 1 एकड़ के लिए 3 किलो सिर्फ आपको मिक्स करना है अच्छी तरह से और आपके खेत में डाल देना है। दूसरी अहम बात, अगर आप जब भी इस कॉम्बिनेशन को, इस पाउडर को आपके खेत में डालेंगे तो याद रखना है कि आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। नमी नहीं है तो थोड़ा पानी देके, ड्रिप है तो ड्रिप में से भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस टंकी में इस पाउडर को आप पानी में डालेंगे उस टंकी में पीछे कोई भी केमिकल आपने मिक्स ना किया हो, और अगर केमिकल मिक्स किया हो तो उस टंकी को आप शैम्पू के पानी से या साबुन के पानी से अच्छी तरह से धो ले। ड्रिप में इसको छोड़ने के पहले कम से कम 2 घंटा 1 घंटा ड्रिप चलाएं। जिनका गन्ना लग चुका है, 1 महीना 1.5 महीना लग चुका है, ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि पहले आप ड्रिप चला लीजिए और फिर बाद में इसको छोड़िए। इसको छोड़ने के बाद 15 या 20 मिनट सिर्फ आपको ड्रिप चलाना। जो लोग नया गन्ना अभी लगाने वाले हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, ऐसे सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके खेत में इसके पीछे दीमक की समस्या है, सफेद लट, हुमनी या व्हाइट ग्रब इसकी समस्या है तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए। गोबर खाद के साथ या सेंद्रीय खाद के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके आप खेत में फेंक दीजिए। सिर्फ मिट्टी में इसको मिक्स होना है। ये बैक्टीरिया जमीन में जाने के बाद इसका काउंट बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और जितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे, जैसे ही सफेद लट या हुमनी या व्हाइट ग्रब उसके संपर्क में आएंगे, टर्माइट्स उनके संपर्क में आएंगे तो वो सड़ने लग जाएंगे और ऐसी तरह से आपके खेत में पूरे व्हाइट ग्रब या सफेद लट या हुमनी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी सलाह है, खास करके गन्ना, केला या प्याज, जो भी किसान अभी इन फसलों के तरफ प्लांटेशन करने वाले होंगे या आने वाले समय में इन फसलों को लगाने वाले होंगे, ऐसे लोगों के लिए ये बेसल डोज आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा महत्वपूर्ण काम जो गन्ने में है कि 2 रो में, 2 लाइन में हमें 4 से 5 फुट का डिस्टेंस लेना है। अगर आप डायरेक्ट गन्ना लगाते हैं तो 2 आंखों वाला टुकड़ा हमें 6 इंच या 8 इंच का गैप लगा के, यानी 2 आंखों के बीच में हमें लगभग इतना अंतर रखना है और उसको दोनों आंख आमने सामने आए, नीचे ऊपर ना आए, इस तरह से हमें लगाना है। इसके बारे में पिछले लाइव में हमने बात की है। और अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो 4x2 या 4.5x1.5 इस अंतर पे आप पौधे लगा लें। जो लोग आने वाले सीजन में पौधे लगाने वाले होंगे उन लोगों के लिए 4x2 ये सबसे बेस्ट डिस्टेंस है। अगर हल्की सॉइल है, लाइट सॉइल है, जहां पे पथरीली जमीन है या पानी जल्दी निकल जाता है, ऐसे खेत में, या फिर सफेद लट की समस्या बहुत ज्यादा है तो 4.5x1.5 का ही अंतर रखें। नेक्स्ट, अब आती है बारी सीड ट्रीटमेंट की।
दोस्तों जो लोग डायरेक्ट गन्ना लगाते हैं, ऐसे लोग स्टेम बोरर के वजह से या फिर व्हाइट फ्लाई के वजह से या फिर कोलेटोट्रिकम, ऐसे कई डिसीज है, पेस्ट है, जिसके लिए सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सीड ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में आपको दिख रही होगी। 200 लीटर पानी लेना है या 500 लीटर पानी आपको लेना है। उस पानी में ह्यूमॉल जेली आधा किलो, बाविस्टिन 250 ग्राम और क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे हमला का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको 500 ml लेना है 200 लीटर पानी में। ह्यूमॉल जेली 500 ग्राम, बाविस्टिन 250 ग्राम और हमला 500 ml, और इस 200 लीटर पानी में गन्ने के टुकड़े कम से कम 15 मिनट आपको डुबो के रखना है और उसके बाद आपको प्लांटेशन करना है, गन्ना लगाना है। टोटल सीड ट्रीटमेंट होने के बाद अगर आपके पास ये पानी बचता है तो आप इसको जहां पे गन्ना लगा है वहां पंप के सहायता से, पंप में इस पानी को लेके आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। बचा हुआ पानी भी आप वेस्ट ना कीजिए, उसको डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ पे उस वक्त पे व्हाइट ग्रब यानी हुमनी या सफेद लट होगा तो उससे आपको कंट्रोल मिलने में आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बेसल डोज है, अब जो लोग सीड ट्रीटमेंट करने वाले हैं या गन्ना लगाने वाले हैं या पौधा लगाने वाले हैं, ऐसे लोगों को गन्ना लगाने से कम 15 दिन पहले आपके खेत में बेसल डोज डालना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि 1 एकड़ में से जब आप 100 टन गन्ना टारगेट करते हो तो ये बहुत बड़ी मात्रा होती है जब हम खेत में से कुछ उत्पादन निकालते हैं। जैसे 40 टन 50 टन केला हम निकालते हैं, केले के पौधे को बनने के लिए भी बहुत न्यूट्रिएंट लगता है, बंच को भी बहुत न्यूट्रिएंट लगता है। वैसे गन्ने के पत्तों के लिए, गन्ने के जड़ के लिए और खुद गन्ने के लिए इतना वजन उत्पादन का जब हम लेते हैं तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सही होना बहुत जरूरी। इसके लिए मैं अभी बारी बारी से आपको डोसेस बताऊंगा, उस डोसेस को आपको फॉलो करना है। और महत्वपूर्ण विनती ये रहेगी दोस्तों कि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बदल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन जो इसमें दिया है वो चेंज हो जाएगा। एक तो आपको इसको 100% फॉलो करना है या फिर आपको इसको फॉलो नहीं करना है, आप दूसरी तरीके से कर रहे होंगे। तो 2 एकड़ खेत होगा तो 1 एकड़ में इसको ट्राई कीजिए, 1 एकड़ में आप पारंपरिक तरीके से या किसी और तरीके से जो आपने देखा हो या जिस पे आपका विश्वास हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसल डोज क्या लेना है? डीएपी 150 किलो, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश 100 किलो 2 बैग, ह्यूमॉल शुगर केन स्पेशल 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, कैलनेट 10 किलो और रिजेंट ग्रैन्युअल 10 किलो। ये टोटल डोज जिस तरह से हम सीमेंट का मिक्सचर करते उसी तरह से मिक्स करके पूरे खेत में जिस लाइन में हम गन्ना लगाने वाले हैं उस लाइन में आप इसको ब्रॉडकास्ट करना है, फेंक देना है। कहीं भी आपको गन्ने के बाजू में होल करके या रिंग करके इसको नहीं डालना है, आपको इसको पूरे लाइन में या पूरे खेत में आपको स्प्रेड करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। जड़ खाद के पास डेवलप होंगे तो खाद के पास जाएंगे। शुरुआती के 30 दिनों तक फास्फोरस और पोटेशियम अवेलेबल करने में ही जमीन में काम होगा। नाइट्रोजन सिर्फ मिलेगा, बाकी न्यूट्रिएंट को अवेलेबल होने के लिए टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन मेथड चेंज नहीं करना है, यानी डालने का तरीका चेंज नहीं करना है। गन्ने के पौधे के बाजू में आपको खाद नहीं डालना है जिन लोगों ने गन्ना लगा दिया होगा। और अगर बेसल डोज शुरू में, अभी गन्ना लगाना बाकी है, 15 दिन पहले अगर हम बेसल डोज डालेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको खेत में होगा। नेक्स्ट, इसके बाद लगभग बेसल डोज डाल दिया, सीड ट्रीटमेंट कर लिया और गन्ना अभी लगा दिया। अभी गन्ना लगाने के 8 से 10 दिन के बाद हमें गन्ने की जर्मिनेशन 100% होने के लिए ड्रिंचिंग करना बहुत जरूरी है। जिन किसान भाइयों के पास अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो इस ड्रिंचिंग को वो ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं। जिनके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो 150 लीटर पानी में, टंकी में, मैं जो प्रोडक्ट अभी बोलूंगा, जो दवाई बोलूंगा, उसमें वो डाल के जो स्प्रे पंप होता है उसका नोजल निकाल के जहां पे गन्ना लगा है वहां पे डायरेक्ट ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसमें आपको अमरूद ड्रिंचिंग किट 150 लीटर पानी में 1 किट लेना है।
साथ ही साथ 19-19-19 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 5 किलो लेना है, बाविस्टिन 250 ग्राम लेना है और क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन 500 ml लेना है। और ये पानी आपको 1 एकड़ खेत में ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रे पंप का नोजल निकाल के ड्रिंचिंग करना है। तो ये ड्रिंचिंग जर्मिनेशन के लिए, स्टेम बोरर के लिए या फिर टर्माइट्स के लिए बहुत जरूरी है, जर्मिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये ड्रिप से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद, शुरू में पहले 21 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में आपको जर्मिनेशन गन्ने का मिल जाएगा। अगर पौधे आपने लगाए हैं तो शुरुआत के 30-40 दिनों में टिलर्स की संख्या, फुटाव की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अच्छे फुटाव मिलने के लिए एक बहुत जरूरी स्प्रे, मैं लगभग गन्ना लगाने के बाद, चाहे आप पौधे लगाएं चाहे आप डायरेक्ट गन्ने का सीड लगाएं, तो यहाँ पे ये स्प्रे करना बहुत जरूरी है। टोटल स्प्रे का जो प्रमाण दिया हुआ है वो 15 लीटर टंकी के लिए, 100 लीटर पानी के लिए है। आप इसको 15 लीटर टंकी में लेके स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन आपको लेना है 500 ml, 12-61-0 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आपको लेना है 500 ग्राम, सुपर जिब लेना है 10 ml और स्टिकर ब्लेज लेना है 15 ml। और इसका अच्छी तरह से स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय थोड़ा बहुत पानी नीचे गया तो भी चलेगा। तो इससे आपको फुटाव मिलने में, टिलर्स की संख्या बढ़ने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, इसके बाद जो 55 से 60 दिन में रूट फॉर्मेशन करना है। जितने भी फुटाव बने हैं, जितने टिलर्स बने हैं, उतने टिलर्स को जिंदा रखने के लिए, उतने टिलर्स को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाना है। और अपटेक बढ़ाने के लिए हमें उतने जड़ का विस्तार करना बहुत जरूरी। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि पूरा शेड्यूल अगर आपको बताना है तो मुझे शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। हर चीज के जो भी आपको रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया है, हर चीज के पीछे टेक्निकल रीजन है, वो कारण है जिसका शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। 55 से 60 दिन बाद एक ड्रिंचिंग आपको करना है। जो फुटाव, जो टिलर्स आया है, उन टिलर्स को आगे बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए 150 लीटर पानी में फॉसिड 1.5 किलो आपको लेना है। उसके साथ ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो आपको लेना है। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप इस सॉल्यूशन को ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे पंप से नोजल निकाल के डायरेक्ट ड्रिंचिंग आपको करना है। ड्रिंचिंग बिल्कुल पौधे के जड़ के पास आपको करना है। पीछे से अगर आप फ्लड पानी देते हैं तो और आसान रहेगा, या फिर पहले पानी दिया है तो भी चलेगा। तो ये ड्रिंचिंग आपको करना है 55 से 60 दिन के बाद। नेक्स्ट, इसके बाद लगभग 60 दिन हो जाने के बाद, यानी गन्ना लगाने के 2 महीने के बाद, यूरिया 90 किलो पर एकड़ आपको देना है। आप इसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप इसको ड्रिप से भी चला सकते हैं। और यूरिया, खास करके अगर ड्रिप वाले किसान हैं तो यूरिया और पोटैश, ये दोनों खाद आप ड्रिप से ही चलाएं, ताकि जो खरपतवार है या जिसको हम वीड कहते हैं, उसकी तकलीफ उस खेत में कम होगी। तो 60 दिन के बाद हमें 90 किलो यूरिया देना है। नेक्स्ट, अगर 60 दिन के बाद ये प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में मिले दोस्तों, तो बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे पौधे को, गन्ने के जितने भी टिलर्स है, उसको एक कोटिंग करेगा। उस कोटिंग के वजह से जितने भी चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई की समस्या अगर आपके खेत में इसके पहले रही हो, या फिर रस्ट की समस्या आपके खेत में रही हो, तो पेस्ट और डिसीज से प्रिवेंशन में काम करेगा। पौधे के जो पत्ते की जो साइज है, जो मोटापा है पत्ते का, विड्थ वो बढ़ाएगा, ताकि सकिंग पेस्ट का अटैक वहां पे ना हो। किसी भी फंगस का स्पोर आपके पत्ते के सेल में आसानी से एंटर ना करे। यानी कि हर फसल में रेजिस्टेंट पावर, रोग प्रतिकार करने की जो ताकत है, वो इस दवाई से मिलेगी। तो 60 दिन बाद अगर ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता है तो ब्रह्मास्त्र 500 ml 100 लीटर पानी में लेके इसको अच्छी तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। प्याज वाले किसान होंगे तो वो भी लोग इस स्प्रे का जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट
पेस्ट और डिसीज का प्रिवेंशन में, यानी पेस्ट और डिसीज आए ही ना, रोग और कीड़े आए ही ना, इसके लिए ये दवाई काम करेगी। तो 60 दिन के बाद ये काम करना है। नेक्स्ट, फिर दोस्तों 60 दिन बाद एक दूसरा ड्रिंचिंग आपको करना है। 150 लीटर पानी में लेके, ड्रिप है तो ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। इसमें आपको अमृत किट लेना है, एक 19-19 लेना है 5 किलो, और 150 लीटर पानी में लेके नोजल निकाल के आपको इसको ड्रिंचिंग करना है। ड्रिंचिंग हमेशा पौधे के पास ही आपको करना है। इससे ग्रोथ, जो टिलर्स है उनकी ग्रोथ हमें आसानी से मिल पाएगी, या उनकी ग्रोथ हम कर पाएंगे। नेक्स्ट, लगभग 70 दिन बाद अगर आपके खेत में आपको स्टेम बोरर की समस्या दिख रही है या फिर अर्ली शूट बोरर की समस्या आपको दिख रही है, तो ही आपको ये स्प्रे लेना है। अगर आपको स्टेम बोरर की समस्या नहीं है या अर्ली शूट बोरर की समस्या आपको खेत में नहीं दिख रही, अचानक से पौधे का सेंटर जो होता है, जिसको मेन शूट कहते हैं, वो ऊपर से सूख जाता है, ऐसी समस्या अगर आपको खेत में दिख रही तो ही आपको ये स्प्रे लेना है, जिसमें क्लोरोसाइपर 300 ml 100 लीटर पानी में, सुपर जिप 10 ml 13-40-13 1 किलो, और ब्लेज 150 ml 100 लीटर के टंकी में लेके अच्छी तरह से इसका स्प्रे करना है। अगर आपको अर्ली शूट बोरर की समस्या नहीं है तो आप इस स्प्रे में से क्लोरोसाइपर को निकाल दीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का लीजिए, और अगर अर्ली शूट बोरर का इशू आपको दिख रहा है तो ही आपको क्लोरोसाइपर इसमें ऐड करना है, वरना नहीं करना है। इस स्प्रे से फुटाव, अर्ली शूट बोरर कंट्रोल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने में बहुत आसानी मिलेगी। पत्ते चौड़े मिलेंगे, एक पूरा हाथ एक पत्ते पे आपको मिल सकता है। तो 70 दिन बाद ये बहुत ही जरूरी स्प्रे, इसको जरूर आप ले। नेक्स्ट, 90 दिन बाद हमें दूसरा बहुत ही जरूरी डोज देना है। दोस्तों, गन्ने का जो शेड्यूल है लगभग 190 दिन तक फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 महीने या कम से कम 12 महीने और ज्यादा से ज्यादा 14-15 महीने तक ये फसल आपके खेत में है, और लास्ट एंड तक ये न्यूट्रिएंट आपके खेत में से लेता रहेगा। तो जब भी हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं तो खास करके स्फुरद और पालाश, यानी फास्फोरस और पोटेशियम, ये दो न्यूट्रिएंट कम से कम 190 दिन 180 दिन तक हमें इस फसल में देना जरूरी है। और इसमें 3 मेजर डोज है। पहला बेसल डोज, दूसरा 90 दिन के बाद। तो दूसरा डोज आपको यूरिया लेना है 100 किलो, एमओपी लेना है 150 किलो, डीएपी लेना है 150 किलो, ह्यूमॉल लेना है 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, कैलनेट 10 किलो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर ग्रेड नंबर, हर स्टेट का जो ग्रेड होता है उस हिसाब से वो ग्रेड मिल जाए तो वो 10 किलो लेना है। नहीं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन आता है 23 किलो या फिर 53 किलो, दोनों में से एक। तो 23 किलो मेरे हिसाब से आपको इनफ हो जाएगा, तो पर एकड़ 23 किलो का किट लिया तो भी चलेगा। यूरिया 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 150 किलो, डीएपी 150 किलो, ह्यूमॉल 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, कैलनेट 10 किलो और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 एकड़ में पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करना है। अब यहां से आगे कोई भी फर्टिगेशन हमें पौधे के पास में नहीं करना है, क्योंकि अब गन्ने के जो रूट्स है वो पौधे से दूर जा चुके हैं, 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक, वहां पे आपको फर्टिगेशन करना है। नेक्स्ट, फिर 90 दिन के बाद ये जो दूसरा डोज आप देंगे, उसके बाद एक ड्रिंचिंग करना है 150 लीटर पानी में अमृत किट 1, 13-0-45 10 और ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो 150 लीटर में लेके इसका ड्रिंचिंग करना है। ड्रिप हो तो आप ड्रिप से भी इसे चला सकते हैं, या फिर स्प्रे पंप से नोजल निकाल के आपको ड्रिंचिंग करना है। लेकिन याद रखिए, ड्रिंचिंग हमें पौधे से 90 दिन के बाद की जो ड्रिंचिंग करेंगे तो वो ड्रिंचिंग पौधे से हमें आधा से 1 फीट दूर करना है। सेंट्रल में किया 4 फीट का अगर डिस्टेंस है तो सेंटर में किया तो भी चलेगा। अगर 4 फीट से ज्यादा 2 लाइन का बीच का डिस्टेंस है तो हमें पौधे से 1.5 या 2 फीट की दूरी पर यह ड्रिंचिंग करना है 90 दिन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट, लगभग 110 दिन के बाद हमें तीसरा डोज देना है। आप अगर ड्रिप अगर आपके पास है तो ड्रिप से भी इसे चला सकते हैं। यूरिया 25 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो और रिलीजर 5 किलो 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको ड्रिप में चला सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ड्रिप नहीं है तो इसे देने के लिए बहुत ही आसान तरीका कि 200 लीटर बैरल में पानी में
ये पूरे फर्टिलाइजर को डाल लें और नीचे बैरल के नीचे एक नल लगा लें, और जैसे ही खेत में आप फ्लड इरिगेशन देते हो तो उस पानी के साथ इस नल को अगर आप छोड़ दें तो आपको ये पूरी फर्टिगेशन, ये पूरा खाद धीरे धीरे पानी के साथ जाता रहेगा। तो इसके लिए ड्रिप या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा क्षेत्र है और इस तरीके से नहीं हो पाएगा तो आपको ब्रॉडकास्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 1 एकड़ खेत में फेंक दे सकते हैं। नेक्स्ट, फिर 130 दिन बाद फिर से यूरिया 25 किलो, एमओपी 25 किलो और रिलीजर 5 किलो 200 लीटर पानी में अगले पानी के साथ आप दे सकते हैं, या ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। नेक्स्ट, 150 दिन बाद 150 लीटर या 200 लीटर पानी में फॉसिड 1.5 kg, ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो, इसको लेके आप ड्रिंचिंग करना है। 150 दिन यानी लगभग 5 महीने के बाद गन्ने की हाइट काफी तरह से बड़ी रहेगी। तो ऐसे खेत में अगर आप फ्लड पानी देते हैं तो पानी के साथ भी आप एयर ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर स्प्रे पंप से आप इस ड्रिंचिंग को करेंगे तो इससे रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छा, जितने जड़ जिंदा रहेंगे, व्हाइट रूट एक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी, उतना न्यूट्रिएंट जितना भी खाद हम डाल रहे वो अपटेक होगा। और अपटेक करने के लिए और फास्फोरस की मात्रा पूरी करने के लिए ये ड्रिंचिंग बहुत ही जरूरी है 150 दिन बाद। नेक्स्ट, फिर 170 दिन बाद अगर आपके खेत में आपको व्हाइट फ्लाई की समस्या दिख रही है, सफेद मक्खी जो पत्ते पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के धब्बे आपको दिखते हैं जो पूरी तरह से पत्ते को चिपकी होती है, एक पत्ते पे हजारों व्हाइट फ्लाई होते हैं, और ऐसे पूरे एक गन्ने पे कितने व्हाइट फ्लाई होंगे, वो पूरे गन्ने का न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस होता नहीं है और यील्ड पे बहुत बड़ा असर गिरता है। तो इसीलिए 170 दिन बाद बहुत ही जरूरी ये ड्रिंचिंग है। इसमें यूरिया 25 किलो, एमओपी 25 किलो और इमिडा, जिस भी कंपनी का आप इमिडा क्लोप्रिड लेंगे वो स्टैंडर्ड कंपनी हो, वो 500 ml लेके आप 1 एकड़ में ड्रिंचिंग करेंगे। तो इससे व्हाइट फ्लाई में आपको बहुत ही अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा 170 दिन बाद, लगभग 6 महीने बाद। नेक्स्ट, 190 दिन बाद हमें एमओपी 50 किलो, फॉसिड 3 किलो और ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो 200 लीटर पानी में लेके ड्रिप से छोड़ना, या फिर मैं हर बार जितना भी यूरिया और पोटैश का फर्टिगेशन है दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी सलाह आपको ये रहेगी कि आप पानी के साथ, बहुत कम लोगों के पास गन्ने में ड्रिप इरिगेशन है, लेकिन जो भी लोग महीने में 1 या 2 बार या 3 बार अगर फ्लड इरिगेशन देते हैं तो आपको सलाह रहेगी कि जितने भी ड्रिंचिंग मैं इस शेड्यूल में आपको बता रहा हूं, उस ड्रिंचिंग को बहते पानी के साथ आप देंगे तो यूरिया और पोटैश और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर पेस्टिसाइड दिया है उसका बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। वाटर मैनेजमेंट पे बहुत ही जरूरी बात लास्ट में मैं कहने वाला हूं। नेक्स्ट, 190 दिन तक हमने देखा। तो दोस्तों ये फर्टिगेशन का पूरा शेड्यूल हमने देखा। अब दोस्तों जब भी आप गन्ने को पानी देंगे, मैं एक पानी देने का छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझाना चाहता हूं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पेस्ट और डिसीज है इसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। खास करके जब हम गन्ने के बीज यानी गन्ने के टुकड़े जब हम लगाते हैं और जब हम पानी देते हैं तो फ्लड इरिगेशन में नेचुरली लोग कम से कम 1 फीट 1.5 फीट उस लाइन में पानी भरा हुआ होता है। वो टोटल पानी जमीन में जाने के बाद, ड्रेंच होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन वहां का जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन, मॉइस्चर का मतलब है कि हवा में पानी और ऑक्सीजन का योग्य संतुलन होना। तो जब भी हम फ्लड इरिगेशन देते, यानी कि हम महीने में अगर 2 बार गन्ने को अगर हम फ्लड इरिगेशन देते हैं तो लगभग उस इरिगेशन के बाद या इरिगेशन देने का टाइमिंग अगर हम देखें तो 1 एकड़ में 3 से 4 दिन लग जाते, और उसके बाद जो मॉइस्चर होना चाहिए वो बनने के लिए और 3-4 दिन लग जाते। हेवी सॉइल है तो 7-8 दिन लग जाते। यानी कि महीने में अगर हम 2 बार पानी दें तो लगभग एक पानी के 7 से 8 दिन, ऐसे दोनों पानी के लगभग 14 से 15 दिन हम ऐसी सिचुएशन हमारे खेत में बनाते हैं
कि वहां पे मॉइस्चर नहीं है, जो योग्य मॉइस्चर है, जो परफेक्ट मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वहां पे नहीं बनता है। और अगर परफेक्ट मॉइस्चर हमारे खेत में नहीं बना है तो नेचुरली वो सबसे पहले डैमेज करती है व्हाइट रूट, सफेद मूल। और व्हाइट रूट अगर डैमेज हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट का अपटेक जो है, न्यूट्रिएंट का शोषण जो है, वो शोषण रुक जाएगा। और ऐसा अगर महीने में 10 या 12 दिन की परिस्थिति आपके खेत में रही तो 12 महीने में लगभग 80 से 90 दिन ऐसी परिस्थिति रहेगी, यानी लगभग 3 से 4 महीने। तो पहले गन्ने का 1 महीना जर्मिनेशन और 3 से 4 महीने अगर ये हम निकाल दें तो 12 महीने में से लगभग 4.5 महीने हम ऐसी स्थिति बनाए रखते हैं कि उसके पास होने के बावजूद भी उसे वो ले ना सके, शोषण कर ना सके, अपटेक कर ना सके। तो इसीलिए दोस्तों गन्ने में फर्टिगेशन करते समय अगर आपके खेत में ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो पानी शायद महीने में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी हो सकता है, लेकिन इतना ही पानी दे कि हर बार फार्मर सोचता है कि मैं अब इतना पानी दे दूं कि आने वाले 1 महीने तक पानी देने की जरूरत ही ना हो। अगर ये सोच रख के आप गन्ने में वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि पानी कम से कम 2 बार महीने में डिवाइड हो और इतना ही पानी दे कि जो मॉइस्चर, जल्द से जल्द नमी, जो योग्य नमी है, वो उस खेत में बन सके। तो दोस्तों हमने गन्ने का सीड ट्रीटमेंट, वैरायटी सिलेक्शन, प्लांटेशन मेथड और फर्टिगेशन में मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल बातें कहने के बावजूद भी कई सारे ऐसे किसान हैं जिनका एक ही सवाल रहता है कि सर हम डालें तो क्या डालें, कौन सा खाद डालें, कब डालें, कितना डालें। और इस सवाल के लिए फिर जवाब देना फोन पे या व्हाट्सएप पे मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज टोटल पॉइंट टू पॉइंट लगभग 190 दिनों तक, बुआई के पहले से लेके 190 दिन, बुआई के 190 दिनों तक फर्टिगेशन शेड्यूल यहाँ पे हमने दे दिया। अब बहुत जरूरी पेस्ट और डिसीज, जिसके बारे में सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया है, लेकिन उस पर गौर करना, थोड़ा सा बात करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे अभी पेस्ट और डिसीज में। दोस्तों गन्ने में 4 बहुत ही जरूरी पेस्ट है। उसमें से सबसे पहले आता है अर्ली शूट बोरर, स्टेम बोरर, व्हाइट ग्रब यानी सफेद लट या हुमनी जिसे हम कहते हैं, और व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी। ये 4 ऐसे पेस्ट है जो गन्ने में बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान करता है। सबसे पहले सफेद लट, जो जर्मिनेशन से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक किसान को तंग करती है, आप पूरा डैमेज फसल को कर सकती है। तो इसके लिए गोबर के साथ हुमनासुर इस प्रोडक्ट को मिला के आपको मिक्स करना है। अगर आपके पास अभी गन्ना 2 महीने का, 3 महीने का है और ड्रिप इरिगेशन है तो आप इसको पानी के साथ मिला के ड्रिप से छोड़ सकते हैं, ताकि आपको व्हाइट ग्रब और टर्माइट इन सारी समस्याओं से निजात मिल सके। अगर आपका गन्ना अभी 2-3 महीने का है और आप अगर फ्लड पानी भी दे रहे तो फ्लड पानी के साथ भी आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसको केमिकल के साथ आपको नहीं देना है। अर्ली शूट बोरन, नेक्स्ट, ये समस्या अभी अगर आप लाइव स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो गन्ना जर्मिनेशन होने के बाद शुरू के 45 से 90 दिनों में आपको अर्ली शूट बोरर की बहुत बड़ी समस्या दिखती है। खास करके जिन्होंने पौधे लगाए हैं उनके यहाँ पे अगर अर्ली शूट बोरर का डैमेज ज्यादा हो गया तो वहां पे 5 से 6 हजार पौधों की संख्या 1 एकड़ में हमने बना के रखी है। 5-6 हजार पौधों में से अगर 500,000 पौधे अर्ली शूट बोरर के वजह से अगर खत्म हो गए तो प्लांट पॉपुलेशन मैनेज नहीं होगा। पिछले 2 वेबिनार में मैंने इसके बारे में आपको बताया कि हमें कम से कम 5 या 6 हजार पौधों से, एक पौधे से 10, इस हिसाब से 5-6 हजार पौधों से 50,000 माइलेबल केन हमें वहां पे खड़े करने, और 50,000 जो गन्ने वहां पे खड़े होंगे उनको 2 किलो का कम से कम हमें बनाना है। लेकिन अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो गन्ने नहीं रहेंगे, और हर गन्ने को आप 4 किलो, 5 किलो या 10 किलो का नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं बहुत ही कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आपको देना चाहूंगा, खास करके जिनका गन्ना पिछले 2-3 महीनों से लग चुका है, ऐसे गन्ने में जरूर ये समस्या दिखेगी। जो गन्ना यहां से आगे लगेगा नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, उस गन्ने में सबसे ज्यादा अर्ली शूट बोरर की समस्या आती है। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा अर्ली शूट बोरर के लिए। पोकलैंड
एक दवा आती है 15 ml, 15 से 20 ml पर टंकी में लेना है। इसके साथ फॉलिबियन 30 ml, स्टिकर बहुत जरूरी है, और इसका स्प्रे आप करेंगे तो अर्ली शूट बोरर आपको 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों खास करके जिन लोगों ने पौधे लगाए हैं, जिन लोगों ने डायरेक्ट सीड लगाया है, वहां पे जर्मिनेशन 10% कम हो गया तो भी चलेगा। जर्मिनेशन आने के बाद अगर 10% टिलर्स मर गए तो भी चलेगा, क्योंकि उनके पास प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन जहां पे पौधे लगे हैं वहां पे प्लांट पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो हमारा जो टारगेटेड यील्ड है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अर्ली शूट बोरर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट, दूसरा है स्टेम बोरर। नेक्स्ट, स्टेम बोरर यानी कि जब गन्ना हम 10 महीने का, 12 महीने का हो जाता है, जिनका गन्ना अभी हार्वेस्टिंग को जाने वाला है, और ऐसा किसानों को लगता है कि मुझे 1 एकड़ में इस साल 60 टन, 70 टन, 80 टन, 90 टन या 100 टन गन्ना हो सकता है। लेकिन जब एक्चुअल वजन होता है तो पता चलता है कि हमारी जो अपेक्षा थी 100 टन की, वो सिर्फ 60 टन ही गन्ना आया। तो इसमें कई वजह हो सकती है, लेकिन उसमें से एक खास वजह स्टेम बोरर, जो पूरा गन्ना अंदर से खा चुका होता है बोरर। और आप अगर अभी भी आपके खेत में अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको खड़े गन्ने में होल डायरेक्ट दिखाई देंगे। ऐसे खेत में से सबसे पहले आप अगर कहीं पे भी गन्ना लगाने वाले हो तो ऐसे खेत में से सीड ना ले, अगर आपको ज्यादा होल गन्ने में दिख रहे हो तो। दूसरा, हर किसान, क्योंकि हर किसान के खेत में स्टेम बोरर के दिक्कतें है ही, ये प्रॉब्लम आता ही है, तो हर किसान को सीड ट्रीटमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने जो भी जहां से भी सीड लिया, चाहे अपने खेत में से हो या दूसरे के खेत में से हो, अगर वहां पे स्टेम बोरर की ऑलरेडी स्टेम बोरर अगर गन्ने में है तो उसको जर्मिनेशन के टाइम या बुआई के टाइम ही उसको वहां पे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट इस पे सबसे बेहतर इलाज है। इसके बाद खड़े गन्ने में लगभग 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद कोई भी किसान स्प्रे नहीं कर पाता है और स्टेम बोरर से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों सीड ट्रीटमेंट इस पे बहुत ही असरदार इलाज है, और जिसके बारे में शुरू में ही मैंने सीड ट्रीटमेंट आपको बताई, उससे स्टेम बोरर का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे नेक्स्ट मेजर दिक्कत, नेक्स्ट जिसके बारे में मैंने अभी थोड़े देर पहले बात की, सफेद लट, व्हाइट ग्रब या हुमड़ी। खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में जितने किसान हैं, गुजरात के जितने किसान हैं, या फिर मराठवाड़ा के जो किसान हैं, यहाँ पे व्हाइट ग्रब की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे। दोस्तों कितने भी केमिकल आप हर महीने डालेंगे तो व्हाइट ग्रब से निजात पाना मुश्किल है, क्योंकि जमीन के लगभग 1.5 से 2 फीट डेप्थ में, और ऐसा तो पूरे खेत में व्हाइट ग्रब काम करती है। एकमात्र ऐसी कीड़ है जो अप्रैल मई में या जून में आपके खेत में आती है और फिर फरवरी मार्च के बाद ही आपके खेत में से बाहर निकलती। बाकी जितने भी पेस्ट हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करते हैं, लेकिन व्हाइट ग्रब पूरे साल भर आपके फसल को तबाह करती है। जब तक आपके खेत में फसल है, नमी है, जो खेत पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, जहां पे कल्टीवेशन हो चुका है, वहां पे आपको ये समस्या शायद 4 महीने बाद कंट्रोल में मिल जाएगी। लेकिन जो कंटिन्यू फसल जहां पे चलती है वहां पे व्हाइट ग्रब की समस्या बड़े पैमाने पे। तो इस पे केमिकल और जैविक दोनों सोल्यूशन है। मैं आपको पहले जैविक सोल्यूशन बता चुका हूं, हुमनासुर गोबर खाद के साथ मिला के डाल दीजिए, या फिर ड्रिप से चलाइए, या फिर 15 लीटर की टंकी में सोल्यूशन बना के 3 किलो पाउडर 1 एकड़ में आपको पंप से छोड़ना है। अगर ये काम आपने कर दिया दोस्तों, और ये अगर एक गांव में अगर एक क्षेत्र है जहां पे 100 एकड़ गन्ना है, 200 एकड़ गन्ना है, उस एरिया के सारे किसान अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं सब साथ में अगर कर दे, तो जो प्यूपा है यानी लास्ट में जो पतंग जमीन में से बाहर निकलने वाला है उसका प्रोडक्शन ही नहीं आएगा, वो पतंग ही बाहर नहीं निकलेगा। तो शायद हो सकता है कि अगले साल ये समस्या हमारे खेत में बहुत कम पैमाने पे देखी जाए। लेकिन सिर्फ कोई इक्का दुक्का किसान अगर कंट्रोल करता है तो इसका प्रोडक्शन रेट इतना ज्यादा है कि एक गांव में एक किसान के खेत में भी अगर व्हाइट ग्रब या हुमड़ी का लास्ट एंड तक साइकिल कंप्लीट होता रहा तो अगले साल हजारों किसानों के खेत में वो अपना अंश पहुंचा सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी पहुंचा सकते हैं।
तो इसीलिए इसको जैविक तरीके से मारा जाए, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो केमिकल सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, उसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, एकमात्र ऐसी फ्लाई यानी मक्खी जो उड़ती है, जो गन्ने में उड़ती नहीं है लेकिन उसको सफेद मक्खी कहा गया है। मेरे अनुभव से हमने जितना भी गन्ने में काम किया है, तो सबसे ज्यादा गन्ने का नुकसान अक्टूबर हीट में, यहां से आगे अक्टूबर नवंबर में इस कीड़ की वजह से, इस पेस्ट की वजह से होता है। और आज की डेट में जो गन्ना हार्वेस्टिंग को जाने वाला है, वह किसान हम अपने खेत में व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे नहीं कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे जरूरी है सीड ट्रीटमेंट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नेक्स्ट, इस तरीके से एक पत्ते पे हजारों व्हाइट फ्लाई चिपक जाती है, और उस पत्ते में से टोटल न्यूट्रिएंट, जो भी फोटोसिंथेसिस होगा, जड़ से जो भी न्यूट्रिएंट आएगा वो खुद ले लेती है, और गन्ने की साइज नहीं बन पाती है, गन्ने की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो इसके लिए दोस्तों स्प्रे से भी ज्यादा, क्योंकि स्प्रे करते समय इसके पूरे बॉडी के ऊपर एक वैक्स कोट होता है, कोई भी कांटेक्ट पॉइजन इसको पार नहीं कर पाता है या उसमें जा नहीं पाता है, तो इससे कंट्रोल मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नियोनिकोटिनाइड ग्रुप में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, जैसे एसिटामाप्रिड हो गया, थायोमेथाक्सम हो गया, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, क्लोथियाडीन हो गया, ये चारों में से सबसे बेस्ट अगर आपको क्लोथियाडीन मिलता है तो 100 ग्राम 200 लीटर पानी में लेके आप ड्रिंचिंग करें। अभी भी जिन किसानों के पास गन्ना है और जिसको जनवरी में, फरवरी में या मार्च में टूटना है, तो वो लोग 100 ग्राम क्लोथियाडीन, जिसका मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका नाम है डेंटॉटसू, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम डेंटॉटसू लेके उसको ड्रिप के साथ चलाइए, या फ्लड पानी के साथ भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप इमिडा लगभग 200 से 300 ml पर एकड़ ड्रिंचिंग करें। इसके बारे में भी मैंने सॉल्यूशन बताया। तो ये व्हाइट फ्लाई अपने आप हाथ से निकालेंगे तो पत्ते से आराम से निकल जाएगी और ये ड्रॉप हो जाएगी। ये जितनी जल्दी ड्रॉप होगी उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और गन्ने की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। तो ये व्हाइट फ्लाई के लिए सॉल्यूशन मैंने दिया है। अब डिसीज के बारे में, नेक्स्ट, गन्ने पे जो महत्वपूर्ण डिसीज है जिसमें कोलेटोट्रिकम, पूरा गन्ना अंदर से लाल हो जाता है, उस गन्ने को काटने के बाद अगर उसका स्मेल अगर आप ले तो बदबूदार स्मेल आता है। इस गन्ने में रिकवरी बिल्कुल नहीं मिलती है, इस गन्ने को वेट बिल्कुल नहीं मिलता है। जो गन्ना बाहर से दिखता तो 100 टन है, एक्चुअल कटिंग होने के बाद पता चला कि 50 टन ही आया, 60 टन ही आया। तो ऐसे गन्ने में अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ तो लगभग 50 से 60% गन्ने का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे गन्ने में सीड ट्रीटमेंट सबसे पहला, मैं हमेशा हर पेस्ट और डिसीज के बारे में आपको कहूंगा कि आप गन्ने में सीड ट्रीटमेंट को बिल्कुल मत टालिए। चाहे आप किसी भी कंपनी की अच्छी दवा लीजिए, लेकिन सीड ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। दूसरा, जिन किसानों को अपने खेतों में हर साल ऐसी स्थिति जो आपको लाइव में अभी दिख रहा है अगर होती है, तो ऐसे किसान अच्छे फंगिसाइड का साल में कम से कम 2 या 3 बार ड्रिंचिंग करें। जैसे किटाजिन 1 लीटर पर एकड़, या फिर साफ पाउडर 500 ग्राम पर एकड़, या फिर कॉन्टाप 1 लीटर पर एकड़। ऐसे फंगिसाइड 2 या 3 बार 1 महीने के अंतराल से 1 एकड़ खेत में पानी के साथ या ड्रिप से चलाएं, ड्रिंचिंग करें, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो डिसीज है नेक्स्ट वो बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने में दिखाई देता है, रस्ट, जिसको तांबेरा भी हम कहते हैं। और खास करके अक्टूबर नवंबर महीने में ये इस डिसीज के सिम्टम्स बहुत बड़े पैमाने पे दिखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही गारंटेड सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, क्लीनर डी और क्लीनर पी, ऐसी 2 दवा पाटिल बायोटेक ने लॉन्च की है जिसमें रस्ट के लिए नॉकडाउन रिजल्ट है। क्लीनर डी और क्लीनर पी, 200 ग्राम क्लीनर डी और 400 ml क्लीनर पी, इसका कॉम्बिनेशन 200 लीटर पानी में लेके आप इसको स्प्रे करेंगे तो लगभग हर प्रकार का डिसीज इस स्प्रे में कंट्रोल होगा।
रस के लिए ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। या फिर टिल्ट 20 ml 15 लीटर पानी में, उसके साथ ब्लेज या स्टिकर 15 ml लेना बहुत जरूरी है। इसका ड्रिंचिंग आप करें तो आपको रस से अच्छा कंट्रोल आपके खेत में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही जरूरी जो 4 नेक्स्ट पेस्ट थे, नेक्स्ट अर्ली शूट बोरर, स्टेम बोरर, व्हाइट ग्रब यानी हुमड़ी या सफेद लट जिसे कहते हैं, और सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई, इसके बारे में सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जो डिसीज है जिसमें कोलेट्रोट्रिकम गन्ना जो अंदर से लाल हो जाता है, या रस्ट तांबेरा, ये 2 इंपॉर्टेंट डिसीज है। अगर ये 4 पेस्ट और ये 2 डिसीज अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर ले तो गन्ने में 25 से 30% यील्ड हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्लांट पॉपुलेशन अच्छी तरह से मैनेज कर ले तो भी हम 10-20% गन्ने में यील्ड अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। और नहीं कुछ तो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से कर ले तो भी हम 30-40% यील्ड बढ़ा सकते हैं। अगर पिछले 1 घंटे में जितने भी बातों पे हमने यहाँ पे प्रकाश डाला है दोस्तों, अगर किसान भाई आप 1 एकड़ में, सिर्फ 1 एकड़ में ये प्रयोग पूरे ईमानदारी के साथ आप कर ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम 40 से 50% यील्ड आपको मिल सकता है, बढ़ सकता है। 50 टन वाला किसान 70-80 टन तक जा सकता है, 70-80 टन वाला किसान 100 टन तक जा सकता है। इसके अलावा आपको गोबर खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर हमेशा यूज करना है। अगर आपके पास बैक्टीरियाज अवेलेबल है, पीएसबी, केएसबी, आप उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो होगा वो बेनिफिट ही होगा, तो उसको भी आप जरूर यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया को आने वाले सब फसलों में आप धीरे धीरे इन्वॉल्व कीजिए। हर किसान को एटलीस्ट 3 जो बेसिक बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन अवेलेबल करने वाले बैक्टीरिया, फास्फोरस अवेलेबल करने वाले बैक्टीरिया और पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एटलीस्ट ये 3 बैक्टीरिया आप जरूर इस्तेमाल करें। 2 महीने में, 3 महीने में एक बार इनका एप्लीकेशन, ड्रिंचिंग आप जरूर करें, या मिट्टी के साथ भी मिला के आपने फेंक दिया, गोबर का खाद के साथ मिला के फेंक दिया तो भी आपको मिल सकता है। तो मिर्च में जिन लोगों ने नया मिर्च लगाया उनके लिए एक सलाह मैंने दी है, जिनका मिर्च का अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है वो लोग सोमवार से शायद रेट बढ़ सकते हैं, या फिर आज की जो रेट है वो भी कुछ कम नहीं है। तो जिनके पास अभी मिर्च है, 50% पौधे भी अगर आपके मिर्च के खेत में अच्छे होंगे तो मेरी आपको सलाह है कि आने वाले 1 महीना नवंबर पूरा आप मिर्च पर ध्यान रखिए। आपको 1 एकड़ में से आने वाले 1 महीने में 15 से 20 क्विंटल भी कम से कम उत्पादन अगर मिल गया तो भी आपका उस फसल का पूरा पिछला खर्चा निकल सकता है। यहां से आगे नई मिर्च खास करके ना लगाए। जिनके पास शेडनेट है, मल्चिंग पेपर है, वही लोग लगाए। सिर्फ रेट मिल रहे, या अगर रेट बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर में भी मिर्च लगाए, दिसंबर में मिर्च लगाए, और अगर ठंड ज्यादा रही तो उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चने की बुआई अब आप कर सकते हैं, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट मैंने बताया है। तुअर के खेत जो किसान है उनको पूरा सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, और अगर आपको वो स्प्रे शेड्यूल तुअर के लिए खासकर नहीं मिलता है तो आप जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर टेक्निकल एडवाइजर के स्क्रीन पे मिल रहे हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप जरूर फॉलो कीजिए, उन पे फोटो डालिए, उनसे बात कीजिए। अगर आपको किसी भी फसल की कोई भी समस्या हो दोस्तों तो मेरा पर्सनल नंबर मैंने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9923974222, 99-239-74-222। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप करें या हमारे टेक्निकल एडवाइजर टीम को आप कुछ भी चीज व्हाट्सएप करें तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप पूरे खेत के और जो प्रॉब्लम है उसके ऐसे 5-10 फोटो डालें ताकि वो खेत हमारे आंखों के सामने आए। आपका नाम और आपका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दवाई मिलती है। कोई खासकर जो मेजर दवा होती है वो अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट दवा हम आपको बता पाए। दोस्तों हमारा पाटिल बायोटेक का मिशन ही है कि हम हर किसान को बिना कुछ कॉस्ट लिए, बिना कुछ उससे स्वार्थ लिए हम उसको योग्य सलाह दे पाए ताकि हम उसके उत्पादन बढ़ाने में बिल्कुल दिल से उसकी मदद कर सके। इसके लिए मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम इस मिशन से जुड़ी है। आप जब चाहें तब इस सारी टीम से बात कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विनती आपसे ये रहेगी कि आप पाटिल बायोटेक सर्विसेज या पाटिल बायोटेक का फेसबुक पेज
भी लाइक कीजिए ताकि आपको बार बार ये सब जानकारी वहाँ पे मिल सके। अगर आप YouTube चैनल देखते हैं तो पाटिल बायोटेक इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए नए क्रॉप के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप उसको देख सकें। आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो पाटिल बायोटेक इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पुनः एक बार आपसे ये सारी जानकारी आपको साझा कर सकूं। ये सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। अब जब चाहे जितनी बार चाहे उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप जब चाहे जितनी बार चाहे आप हमारे टेक्निकल एडवाइजर को फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे और किसान भाइयों की प्रगति में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान रहे। पाटिल बायोटेक अगले फेसबुक लाइव में केले के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं। अगर आप केले लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है। जो लोग पहली बार केले लगाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में केले के बहुत अच्छे रेट रहने के आसार हैं, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में खासकर केले के गढ़ में, जलगांव में केले का बहुत बड़े पैमाने पे CMV के वजह से नुकसान हुआ है। तो सिर्फ रेट है, इसकी वजह से अगर आप केले लगाएंगे या केले की फसल लेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले शनिवार को ठीक शाम 6 बजे पुनः एक बार मैं आपको मिलूंगा फेसबुक लाइव में केले इस फसल की टोटल जानकारी लेके। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग आपका ख्याल रखिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट करने में, हमें पुकारने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।